This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः कार्तिक शुद्ध आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा दिनांक 6 जुलै 2020 चरक सूत्रस्थान अध्याय 25 अग्रसंग्रह शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवदं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूरिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेक्षतं सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। अमृता सांग्राहिक वाताहर दीपनीय श्लेष्म शोणित विबंध प्रशमनानां तर्हि अमृता बहुषु स्थलेषु उपयुज्यते। श्लेष्म शोणित विबंध प्रशमनानाम् इत्यस्य कोऽर्थः इत्येतद्विषये विवादोऽस्ति। रक्तगतः यः श्लेष्म विबन्धः सः तया अपरियते इति केषाञ्चिन् मतं भवतु नाम बिल्वं सांग्राहिक दीपनीय वातकः प्रशमनानां सांग्राहिक दीपनीय एवं च कफवात प्रशमनानां बिल्वम् अग्रे अत्र केवलम् आमबिल्वम् एव प्रयोक्तव्यम्। अतिविषा दीपनीय पाचनीय सांग्राहिक सर्वदोषहराणाम् अल्पः एव अथवा अल्पानि एव द्रव्याणि खलु सर्वदोष प्रशमनानि भवन्ति। यथा गुडुचि वा भवतु आमलकं वा भवतु हरिदति वा भवतु किन्तु तेषां कुत्र कथम् उपयोगः करणीयः इत्येतद्विषये चिन्त्यमेव। तर्हि अतिविषा विशेषतः बालरोगेषु युज्यते एवं अतिसारे गृहिण्याम् अपि तस्य उपयोगः दृश्यते। अतः किन्तु महर्गता तस्य वर्तते किन्तु तस्य उपयोगः यथोचितः कर्तव्यः इति फलितार्थः। तो अतिविषा दीपनीय पाचनीय सांग्राहिक और सर्वदोषहर है और वैसे सर्वदोषहर बहुत कम द्रव्य होते हैं। संयोग से हम कुछ बना सकते हैं लेकिन जो मूलतः सर्वदोषहर है वो कम ही मात्रा में है, कम ही संख्या में है। तो उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा और जहाँ पे संधिपात जैसी अवस्था रहेगी वहां इस प्रकार के द्रव्य का इस्तेमाल होना चाहिए। उत्पल कुमुद पद्म किंजल का सांग्राहिक रक्तपित्त प्रशमनाना, तो ये भी हमने डिस्कस किया था वास्तव में। तो ये कमल के जाति इस प्रकार के है। सांग्राहिक और रक्तपित्त प्रशमन, दुरालभा पित्त श्लेष्म प्रशमना। जैसे कि मैंने कहा था कि दुरालभा चापी वात पित्त कफरी ये चक्रपाणि दत्त का विवरण है किंचित दोष प्रशमनम इसके बारे में। लेकिन यहाँ तो अग्र संग्रह में पित्त श्लेष्म प्रशमन गंध प्रियंगु
शोणित पित्ताति योग प्रशमनाः। सो पित्ताति योग और रक्त, इनका प्रशमन करने में श्रेष्ठ इस प्रकार का है। कुटज त्वक श्लेष्म पित्त रक्त सांग्राहिक उपशोषणाः। सो श्लेष्म पित्त रक्त सांग्राहिक और उपशोषण, तो ये ज्यादातर ये प्रवाहिका, अतिसार और जो रक्त से जुड़ा हो, पित्त से जुड़ा हो, इसमें कुटजत्वक भलीभांति काम करती है। काश्मीर फलम रक्त सांग्राहिक रक्त पित्त प्रशमनाना। तो रक्त के बारे में काफी द्रव्य आ रहे हैं। तो काश्मीरी का फल रक्त सांग्राहिक और रक्त पित्त प्रशमन दोनों में अग्रय इस प्रकार का है। उपशोषण एग्जैक्ट मीनिंग, उपशोषण का अर्थ रहेगा कि सोख लेना इस प्रकार से, लाइक ए ब्लॉटिंग पेपर। तो वो जैसे पानी समा लेता है अपने में, इसी प्रकार ये रक्त पित्त वगैरह जो श्लेष्म पित्त रक्त सांग्राहिक इनका उपशोषण करते हैं। वैसे शोषण कार्य इस प्रकार का आंतों में भी होता है, आहार रस इसमें से निकलकर हाँ इसका शोषण हो जाता है वहां पे, आहार रस का। और घनकिट्ट द्रवकिट्ट, ये जो बातें हैं, तो घनकिट्ट बनने में द्रव का शोषण उसमें होता रहता है। तो यही शोषण शब्द का ही प्रयोग समझो उपशोषण के रूप में। कृष्णपर्णी सांग्राहिक वाताहर दीपनीय वृषाणाम, ये अलग ही है। तो संग्रह वाताहर दीपनीय और वृक्ष, कृष्णपर्णी का इस तरीके से कभी इस्तेमाल हुआ देखा नहीं है एक्चुअली। ये थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि ये जो सारी कंडीशंस है वो अलग अलग लिखेंगे, और किन किन के साथ ये सर्च तो हो जाएगा, किन किन के साथ अगर लक्षण वगैरह ऐसे कुछ है या कर्म चाहिए, कौन से कर्म चाहिए, उसके आइडियल सिचुएशन अगर होती है तो उस द्रव्य का वहां भलीभांति इस्तेमाल हो सकता है। ये एक अहम चीज रहेगी कि जहाँ इन सभी कर्मों की जरूरत है वहां पे ये कर सकते हैं। कुटजाति योग शोष यक्ष्मा होइल का, हाँ यक्ष्मा होगा ऐसा तो नहीं लगता है मुझे। शोष, ये शोष व्याधि नहीं है, शोषण उपशोषण करने वाला है, जो भी द्रव द्रव्य वगैरह है उसमें उसका वो शोषण कर लेगा, ऐसा है। उसको शोषण गिणे इस प्रकार से। सो जो भी द्रव उसमें है वो द्रव को आत्मसात करेगा, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। स्तंभन नहीं बता सकते, स्तंभन उसको रोकेगा। शोषण का मतलब है शोषण ही करना और इस सुखा देना, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। लेकिन फिर भी उस शोष ये अलग ही है, उसका कोई संबंध नहीं है। अग्रे संग्रह के द्रव्य व्याधि प्रत्यनीक लेख्या, इनका उस बिना
कुछ ज्यादा सोचे सीधे कहे हुए व्याधि में यूज करेक्ट कर ले क्या? एक्चुअली ऐसा है, कैन वी यूज कुटच इन ब्रेन हेमरेज? ये थोड़ी सोचने की चीज है, ब्रेन हेमरेज में कर सकेंगे क्या? शायद हो सकेगा, हाँ। या बाहर से कुछ लेप वगैरह ऐसा लगाएंगे तो शायद हो सकेगा। अभी ये काफी तकलीफ वाली बात होती है कि ब्रेन हेमरेज हो गया तो वो अपने आप किस प्रकार से एब्सॉर्ब हो जाए उसके बारे में सोचा जाता है। तो वैसे जहां जहां पे इस प्रकार का होगा, नेत्र में भी विट्रियस ह्यूमर में हेमरेज हो सकता है। और एंडार्ट्राइटिस ये एक डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन है, तो उस सभी में शायद इसका इस्तेमाल करें। थोड़ा देखना चाहिए, लेकिन विचार अच्छा है, कर सकते हैं। हे सर्वद्रव्य बाह्य अभ्यंतर कर्म सांगणारे आहेत की फक्त अभ्यंतर कर्म? दोनों तरीके से इस्तेमाल में आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल अभ्यंतर के लिए ही इस्तेमाल करें, उसका उपयोग करें। तो वहां चरक सूत्रस्थान चौथे अध्याय में जो आया है वो एक कर्म को लेकर 10 द्रव्य बताए गए हैं, और यहाँ 2, 3, 4 कर्मों के लिए एक द्रव्य अगले बताया गया है कि ये सबसे श्रेष्ठ है। इन सभी कर्मों के हिसाब में ये सबसे श्रेष्ठ है। तो इसमें ऐसा होता है कि किस परिस्थिति में जितने कर्म आवश्यक है उन कर्मों के लिए सबसे बेहतरीन द्रव्य कौन सा है। जो भी कर्म आवश्यक रहेंगे उनके लिए एक सबसे बेहतरीन द्रव्य कौन सा है, श्रेष्ठ कौन सा है, तो ये इसमें से पता लग जाता है। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि नैदानिक दृष्टिकोण और चिकित्सा का दृष्टिकोण अलग हो सकते हैं। वास्तव में हमें लगता है कि निदान के आधार पर चिकित्सा होती रहेगी, लेकिन चिकित्सा का दृष्टिकोण अलग इस प्रकार का हो सकता है। तो चिकित्सा की दृष्टि से देखेंगे तो किन कर्मों की वहां पे आवश्यकता है उसके बारे में सोच सकते हैं। ये शायद इसके ऊपर निर्भर रहेगा कि किन कर्मों के कारण ये परिस्थिति आ गई है और उसके विपरीत कर्म क्या है, इस प्रकार से। लेकिन फिर भी कुछ भी अवस्था हो, कोई भी रोग हो, तो उसमें किन कर्मों की आवश्यकता है ये अगर हम जान देंगे। एक ही कर्म है तो अगर वहां पे चौथे अध्याय में पंचाशन महापुरुष है उनका हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन 2, 3, 4 इस प्रकार के कर्म आवश्यक है तो एक ऐसा हो सकता है कि उनका संयोग बनाए और उसका उपयोग करें। लेकिन एक ही द्रव्य इस तरीके का अगर मिल जाता है कि जो, हाँ, ये सभी कर्म करने में श्रेष्ठ है, तो हमारे लिए काम आसान इस प्रकार का होता है और उसका भली भांति हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो एतेवर का दोष दुष्टाद्य प्रेक्षक कल्कत्पात स्नेह लेहादि कहा पानी से सो सभी प्रकार से ये काम करता रहता है, बाह्य भी आभ्यंतर भी वगैरह। और जो मैंने अभी ऑडियो में आयुर्वेद के कार्यकारण भाव के बारे में बताया था, बहुकारण योग भाव, ये एक चीज आयुर्वेद की अहम है। और फिर हमें किस प्रकार के कर्म चाहिए उसको हम भली भांति सोच सकते हैं। और फिर उन कर्म को करने वाला द्रव्य अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो वो अगर इधर उधर कुछ भटकने की आवश्यकता नहीं है या भटक नहीं सकेगा, और जो इप्सित कार्य है वो
कर सकेगा इस प्रकार से। स्रोतसाधन द्रव्याच्या कर्माचा विचार इसमें है, रसजानाम विकाराणाम सर्वम लंघनम औषधम वगैरह, इस प्रकार से कुछ बताया गया है। तो जो द्रव्य अपतर्पण करने वाले हैं उनका रसव स्रोतस में विचार करना है। इस प्रकार से ही विवेकम उपवासन वगैरह ये सब जो है वो रक्त के लिए बताया गया है। मांस जाना तो संशुद्धि शस्त्रांगी कर्म, तो उनके अनुसार एक विचार कर सकते हैं, या फिर जिन रोगों में जिन स्रोतस का निर्देश है, तो शस्त्रंगों से मेदाओं से संदूष विविधा करती वगैरह, जैसे कि अर्श में इस प्रकार के बताया गया, तो उनमें दोष दूष्य वो है ऐसा समझकर उनमें जो चिकित्सा ये है उसका उन दूषों पर क्या असर होता है ये देखे और फिर उनका उपयोग करे। लेकिन ऐसा है थोड़ा सा कि इसमें सोच बहुत ज्यादा करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो बताया गया है वो कर्मों के आधार पर बताया गया है। स्रोतस को इस दृष्टि से देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वर्णन जो है वो इस प्रकार का है। विदारी गंधा वृक्ष सर्वदोष हराणा, ये भी अजीब है। तो विदारी ब्रूहण करने वाली है, लेकिन उसके फलश्रुति में वृक्ष और सर्वदोष, ये भी अच्छी चीज है कि उसका कैसे हम उपयोग करें। मैं अभी जो सोच रहा हूँ, कैंसर जैसी बीमारी संधिपातिक अवस्था होती है, विदारी गंधा एक शालीकरणी विदारी इस विदारी और विदारी गंधा इस शालीकरणी, ओके। तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा ये, लेकिन ये मिलने वाली है और सर्वदोष हर है, नॉट विदारी। तो ये सर्वदोष हर है और वाजीकरण है, ये एक अहम चीज इसमें रहेगी। तो बेटर ऑप्शन है कि इसका उस ढंग से इस्तेमाल, हाँ मैं कैंसर की बात कर रहा हूँ कि सांधिपातिक में कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल में आती है, ये इसमें से हमें पता लग जाएगा। और फिर उनमें से वृक्ष है, रसायन है, उनको अलग करेंगे, जैसे कि गुड़ुची है वगैरह वगैरह, और फिर उनके आधार पर चिकित्सा बने, ये एक अच्छी चीज रहेगी। सर्वदोष हर व त्रिदोष शमन वेगळे वेगळे कार्य आहे की एकच, एक्चुअली भिन्न नहीं है, एक ही है। लेकिन संधिपात में भी वैसे 13 प्रकार होते हैं, और महाप्रकाश में आगे जाकर उनके 39 प्रकार बताए हैं, उनका विस्तार करके। तो सभी दोष सर्वदोष प्रशमन एक जैसा कार्य नहीं करेंगे, ये तो स्पष्ट है। तो किस प्रकार का कार्य किस प्रकार के द्रव्य से होगा, ये सोचना पड़ेगा। या व्यतिष्ठान क्या है, व्याधि कौन सा है, ये भी देखना जरूरी रहेगा। तो इसलिए सर्वदोष और त्रिदोष शमन एक ही होगा, लेकिन हर द्रव्य का कार्य अलग अलग इस प्रकार का होगा। बला सांग्राहिक बल्य वातहराणा, सांग्राहिक बल्य और वातहर, इनमें बला श्रेष्ठ है। वैसे बला का बहुत ज्यादा इस्तेमाल फणसलकर जी करते थे और मैं भी करता हूँ, इजीली अवेलेबल है, नॉन कंट्रोवर्शियल है।
और बल देने में काफी मशहूर है, नाम ही बला है इस प्रकार से। तो सांग्राहिक बल्य और वातहर इनमें श्रेष्ठ है। गोक्षर को मूत्र कुक्षर अनिल हराणा, गोक्षुर मूत्र कुक्षर और वातहर में श्रेष्ठ है। उसके बारे में, वृक्ष के बारे में यहाँ बताया नहीं गया। ये भी इजीली अवेलेबल है गोक्षुर, और काफी सस्ता इस प्रकार का है। हिंगुनुर्यासा छेदनीय दीपनीय आनुलोमिक वातकफ प्रशमना, छेदनीय। हाँ, ये भी एक अलग रहेगा कि कर्मों के आधार पर किन व्याधियों में किस प्रकार का कर्म अपेक्षित है। वैसे नेत्र रोग में इसके बारे में बताया गया, लेख्य भेद्य इस प्रकार सा विवरण किया गया है। जो व्याधि लेख्य है, भेदनीय है वगैरह वगैरह। तो सांग्राही का है भला, ये भी अजीब चीज है। भला संपूर्ण वापरे मूल वापरे, अक्खी पूर्ण बला का इस्तेमाल करें। वैसे भला मूल काफी जगह आया है, और लेकिन ज्यादातर इस्तेमाल पूरे क्षुप का होता है। वर्षा ऋतु शुरू होने पर हिंगू और घी आहार में लेते हैं। वो तो बराबर है। दीपनम चेत, जो भी अन्न देना है वो अग्नि दीपन करने वाला इस प्रकार का चाहिए। और इसमें हिंगू एक अहम है। लेकिन छेदनीय के लिए वचा का इस्तेमाल, ये थोड़ा मैं सोच रहा था कि छेदनीय रोग कौन कौन से है। दीपनीय अनुलोमिक वात कफ प्रशमनाना और वात कफ प्रशमन, इन सभी में श्रेष्ठ है। इसमें हीराइंग करके आता है और वह सबसे शुद्ध होता है। बाकी हिंग में अन्य मटेरियल डाला जाता है उसको सौम्य कराने के लिए। हाँ, अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हीरा हिंग इसमें इस्तेमाल करें। हाँ, औषधियों में इस प्रकार से काफी उष्ण तीक्ष्ण इस प्रकार का है। अम्लवेतसो भेदनीय दीपनीय अनुलोमिक वातश्लेष्महराणा, भेदनीय दीपनीय अनुलोमिक और वात का पहर। यावशोकः श्वसनीय पाचनीय अर्शोघ्नाना, यावशोक से क्या लेंगे। Bala has come in Somaroga as a Karidreve. It is used in Apatarpanutta Shaithilya of Garbhashay. So its Sangranika Karya may be seen here. ये भी अच्छा है। शैथिल्य दूर करने हेतु कुछ द्रव्यों का इस्तेमाल होना है। सध्या पतंजलीचे लिंक शुद्ध स्वरूपात मिळते। ओके, अच्छी चीज है। रक्त प्रदर ये काफी कठिन बीमारी है। और एक केस के बारे में ऐसा हुआ था कि वो रुक नहीं रहा था। मैंने वेलणकर मैडम को रेफर किया। वेलणकर मैडम ने बता दिया कि नहीं कुछ होने वाला, ये शैथिल्य बहुत है गर्भाशय का और इसमें बाकी कुछ काम नहीं करेगा, बेटर हिस्टेक्टोमी कर दो इस प्रकार से। मुझे पता नहीं है आवश्यक है यवक्षार और नॉट। ये जो ऑर्गेनिक स्टोर वाले हैं अहमदाबाद में, मिथुन शाह, ये हीराइंग बेचता है।
और दूसरा उसका एक पार्टनर था, पहले वो अलग हो गए, तो नाम मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन वो भी हीरा इंगा बेचते हैं। सो वो फिर से मेरे पास आई। हाँ, तो जब मैंने सुना कि ये शैथिल्य के कारण है और उससे रुक नहीं रहा है, तो मैंने पद्मकाष्ठ और सुवर्णमक्षिक और डिंक, ये जो दातार गुरुजी का योग है, उसका प्रयोग किया। उसे राहत मिल गई और ब्लीडिंग रुक गए। तो शैथिल्य दूर करने के हेतु मैंने ये किया था, और हिस्टेक्टोमी टल गई उसकी। तो ये एक अजीब चीज है। और हम संवहन देखते हैं पिंडिका में खास करके, तो उस संवहन को सुधारने के हेतु ये गोंद काम में आता है, ऐसा है। बला वासाप्रिय क्लीन विषयामध्ये वापरायला सांगितले आहे। ओके, इसके बारे में भी सोचेंगे। Hearing a good quality available from Jaipur, we get it. ओके, सो ठीक है, मेरे ख्याल में इस प्रकार से मिल जाएंगे, लेकिन ये काफी उष्ण तीक्ष्ण है, ये बात ध्यान में रखें। यावशुक के बारे में पता नहीं चला ना, हाउ टू एग्जैक्टली आइडेंटिफाई गर्भाशय शैथिल्य। ये पीवी करने पर भी पता चलता है, मैंने कभी पीवी नहीं की है। और रिट्रोवर्टेड यूटेरस, ये कहीं पाया जाता है, वो पीछे गिर जाता है, तो ये भी एक सूचक है कि गर्भाशय का शैथिल्य या फिर उसके जो स्नायु बंधन है वो शिथिल इस प्रकार के हो गए। तो ये भी एक्चुअली पीवी में ही पता चलता है कि रिट्रोवर्टेड यूटेरस है इस प्रकार से। तो योगशारो ఉంది। तो थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या सोच बता रहा, हाँ, शैथिल्य के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। अभी ये जो कार्डियोमेगाली हो जाती है, और कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में, सीसीएफ में ये देखा जाता है, तो उसमें भी इस प्रकार से एक तो कषाय रस इस प्रकार का स्तंभक है या शैथिल्य दूर करने वाला है, या फिर गोंद जैसे जो है डिंक कहते हैं, वो इसमें इस्तेमाल में आ सकता है। तो उसके बारे में सोचेंगे। और बाड़न बत्तीसा या फिर ये जो प्रसूति के बाद डिंक के लड्डू खाने के जो उसका प्रघात है, या फिर वो उसी दृष्टि से होगा। और सौंठ और ये डिंक, ये दोनों इसमें काफी इस्तेमाल में आते हैं। बल्कि यूटेरस के बारे में थोड़ा सा हाइपरप्लेजिया ये भी हो सकता है, या फिर मेद का वहां पे चयन, ये भी हो सकता है। थोड़ा सा इसके ले सकते हैं कि शैथिल्य होगा, लेकिन रिट्रोवर्टेड यूटेरस ये काफी ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। युग्जासन का फायदा होता है कुछ देर के लिए इसमें, रिट्रोवर्टेड यूटेरस है तो, लेकिन मूल रूप से स्नायु बंधन को ताकत देना ये जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तक्राभ्यासो ग्रहणी दोष शोफ अर्शो घृत व्यापक शमनाना। सो तक्राभ्यास, सो सातत्य से तक्र का सेवन, ये ग्रहणी दोष, शोफ, अर्श और घृत व्यापक, ये घृत व्यापक के बारे में बताया गया है। और ये स्रोत शोधन इस प्रकार का भी थोड़ा सा रहता है। वास्तव में वस्तु में बताया गया है कि स्रोत शोधन इस प्रकार से। तो
घृतव्यापत के हिसाब से अभी जो बाकी स्नेह लिए जाते हैं, मैंने कल एक अजीब बात सुनी कि तेल जो बाजार में मिलता है उसमें गवर्नमेंट ने 40% पाम तेल ऐड करने के लिए परमिशन दे दी है। तिल जितने निर्माण होते हैं उससे ही ज्यादा तिल तेल मिलता है। वृक्षाचा खाणे अपेक्षित आहे। बाबुलजींका परिस्थिती काय अस्तिक क्षय बट इन मार्केट आय गेस वी गेट ऑल मिक्स्ड इन। दूध आलाय का बघा सुषमा। नहीं एकदा नुसतं नजर करतात ना तर ते काय पत्ता नहीं लगेगा। एक्चुअली उसी का ज्यादा इस्तेमाल है बबूल का। मोचरस के बारे में थोड़ा सा सोच सकते हैं कि मोचरस इस प्रकार का कार्य करेगा। लेकिन सिर्फ बबूल का मिलना जरूरी है ऐसा थोड़ा सा देखेंगे। तो ये जो बाकी पाम तेल हमें पाम पता 40% पाम तेल गवर्नमेंट ने अलाउ किया है सभी तेल में मिलाने के लिए, और ये सब बाहर से आ रहा है पाम तेल। तो हम बहुत वर्षों से पाम तेल खा रहे हैं। अगर हम रिलायबल सोर्स नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अपने हाथ की अगर घर पे अगर ये तेल बनाने का यंत्र हो तेल निकालने का तो एक अलग चीज है, मिलावट नहीं होनी है उसमें। लेकिन अभी इस प्रकार से अभी सब मिलावट है तो ये काफी मुश्किल है। वैसे भी शहद के बारे में भी ऐसा है, 40% शुगर अलाउ की है शहद में, गवर्नमेंट ने की है। तो ये भी अजीब तरीका है। चाहे उसकी कीमत बढ़ाओ लेकिन मूल रूप से उपलब्ध कराओ, ये सबसे अहम इस प्रकार का रहेगा। तो हम तो इस्तेमाल करना चाहता है केवल ऑर्गेनिक का मूंगफली का तेल, लेकिन वो भी केवल ऑर्गेनिक का। और उसमें भी ऑर्गेनिक मूंगफली मिलना एक डिफिकल्ट होता है, और फिर उससे भली भांति तेल निकालना ये भी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। So Angarivata is used in rectal prolapse. Can it be used in uterine prolapse? मूषक सिद्ध तेल आया है और ये कंपनी का मिलता भी है मूषक सिद्ध तेल, तो उसका पिछू बना के रखते हैं, वो काम करता है। और दूसरे हमने बहुबीज तेल का इस्तेमाल किया है ज्यादा प्रोलैप्स में। प्रोलैप्स डेफिनेटली शैथिल्य के कारण होता है। बहुबीज यानी कि पेरू गुआवा, तो उसके पत्तों का कषाय रस ज्यादा है और उसमें तेल सिद्ध करके उसका पिछू अगर रखते हैं तो रेक्टल प्रोलैप्स में भी फायदा होता है, यूटेरिन प्रोलैप्स में भी फायदा होता है। पाम तेलाचा एंटीडोट काही आहे का? बताना मुश्किल है वो क्या चीज होती है। और पाम तेल बाजार में हम तो लेते नहीं है, लेकिन ये ऑयल फैक्ट्री सब परचेस करती होगी, तो उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा इस प्रकार से। और वो सबसे सस्ता है, यही सबसे अहम चीज इसमें है। तो तक्राभ्यास हमें घृत एक उपलक्षण मानकर सभी स्नेह के पाचन के लिए तक्रारिष्ट, ये अभी वैसे तक्रारिष्ट का निर्देश स्नेह विधि में आया है। उनके मिथ्या योग वगैरह को दूर करने के लिए तक्राभ्यास तक्रारिष्ट बताया गया है। हाइड्रोजनेटेड फैट्स होते हैं तो वही उसके लिए जैसे ये घी के इस्तेमाल में आता है वैसे इसमें भी घाण्याचे तेल वापरने चांगले का। लेकिन इसमें भी जो लाकड़ी घाना करके ब्रांड है उसके बारे में काफी संदेह है। वो किसी को फैक्ट्री विजिट करने नहीं देते, ये एक अजीब चीज है। और
वो अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी पॉसिबल नहीं है वो इस प्रकार से लेना। तो रिलायबल सोर्सेस ढूंढना। हम्म, हमारी एक पेशेंट करती है तेल एक्सट्रैक्ट, लेकिन उसके बारे में सोचना पड़ेगा। और ये अभी यंत्र निकले हैं, 22,000 24,000 में कुछ यंत्र है, घर पे तेल निकाल सकते हैं, तो वही बेहतर ऑप्शन रहेगा। सो हाइड्रोजनेटेड फैट्स आर रियली नॉट गुड। जो डालडा वनस्पति वनस्पति घृत जो बताते हैं, तो वो अच्छा नहीं है वनस्पति की। एडिबल ऑइल म्हणून ऑलमोस्ट सगळ्या मार्केट प्रोडक्ट्स मध्ये पॉम ऑइल वापरतात। यही तो रोना है। कैसे करेंगे इसके बारे में? नहीं, इथं कालपाण्याला फरसाण दुकानात ते कागदाची सगळी त्याच्यात वापरतात. फरसाण वगैरह बनाने में कारपास का तेल पण ते इस्तेमाल आपण में आता है। आणि फरसाण असं थोडी बीटी कॉटन सीड ऑयल also added by a local oil vendor. So ये अभी काफी तकलीफ वाली प्रकार की बात है। बिस्किट मध्ये ही पाम ऑइल असतं। ऑयल प्रवाही रहता है, बट पाम ऑयल प्रवाही नहीं रहता। तो ये एक अहम चीज है। केवल जो कोकोनट ऑयल है वो ठंडी के मौसम में जम जाता है, प्रवाही नहीं रहता, बाकी वो रहता है प्रवाही। लेकिन पाम ऑयल इस प्रकार का है। तो अभी ये भी एक बात समझ में लेनी है कि गवर्नमेंट ने इस प्रकार से क्या क्या अलाउ किया है, क्यों अलाउ किया है। एक तो हम दूसरों से ये लेते रहते हैं, उनको पैसे देते रहते हैं, आयात करते रहते हैं, ये सब चीजें, और क्वालिटी चली जाती है पूरी, रैंसिडिटी कम रहती है। If palm oil is kept in the refrigerator, it becomes like a stony heart. Will Ghruta be more better option to Taila considering Pranija Yoni? वैसे घृत सबसे अच्छा है, उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन ये भी घृत हमें देसी गाय का होना है और काफी महंगा है वो, उसकी उपलब्धि बहुत कम इस प्रकार की है, तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो वैसे घी अच्छा है, उसमें कोई संदेह नहीं है घी इस्तेमाल करने में, या फिर अगर हमें मूंगफली का अच्छा तेल मिलता है वो और घी साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं तो ज्यादा बेहतर है। कॉटन सीड ऑइल बनवताना कॉस्टिक सोडा यूज करतात गाळ सेटल करण्यासाठी। तो मेरा एक ख्याल है इसमें कि जो भी फूड इंडस्ट्री है, कॉस्टिक सोडा, हाँ, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। गवर्नमेंट थिंक्स ऑफ रेवेन्यू होती, बट वो किसी वैद्य या डॉक्टर की सलाह भी नहीं लेती, ये अजीब है। उनका एलोपैथी का डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, आयुर्वेद का डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री है, तो ये खाने पीने की चीज है। तो हाँ, फरसाण में शुष्क कलाई का बहुत उपयोग होता है, चना कम यूज होता है। वो शायद प्राइस के हिसाब से होगा, और कलाई प्रतिमातल ये बताया गया है। हम आयुष को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आयुष गवर्नमेंट को बता सकता है। ये भी एक सपना है कि हम आयुष को सुझाव देंगे और वो उनके बारे में करेंगे। तक्रसिद्धा यवागुस्सद् व्यापत्ति नाशिनी तैल व्यापति शस्तास्यात् तक्रपिण्या साधिता। ये अच्छा रेफरेंस बताया, तक्रपिण्या साधित। इस प्रकार से ये तक्रपिण्या किस प्रकार से है,
ये थोड़ा देखना पड़ेगा। उसका जो घनभाग है तक्र का वो पिण्याक रूप में होगा, और पिण्याक है तो शायद ये गाय भैंसों को खिलाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता होगा, ये एक पॉसिबिलिटी है। फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट के अंडर आएगा। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा पूछ के देखेंगे। पिण्या का तिलक इन चक्कर पानी टीका, लेकिन तक्र पिण्या का क्या है फिर? जो रेफरेंस है तेलो है तक्र पिण्या का साधिता। हाँ हाँ हाँ, तो पेया के बारे में है, और वो तक्र और पिण्या का इन दोनों का इस्तेमाल करना है, ऐसा उसका अर्थ चक्रपाणी दत्त ने किया है। तो एक इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। जैसे palm oil gives longer shelf life to farsan. Tragedy is that we are importing 70% oil of our present requirement. तिळाची पेंड सिद्ध तक्र, यह और भी अजीब हो गया। इसका रेफरेंस क्या है? पिण्या के जनरली पेंट, तिळाची पेंट, बट सिद्ध तक्र इज डिफिकल्ट। तक्र पिण्या का साधिता पेया है, एक्चुअली वो विशेषण पेया का है। तो तक्र और पिण्या से, या तक्र पिण्या का ये एक अलग चीज होती है क्या, एक थोड़ा देखेंगे। नहीं तो ये तक्र और पिण्या का इस प्रकार का रहेगा। चौथा, ये दैट इज ट्रू। पेंट तेल काढून राहिल्यावर चौथा, ये तो सही है। Cheap oil is a raw material for many businesses. If its use is allowed, then these industries thrive. Food industry is high paying and revenue generating industry. Instant foods are especially rising to sky high levels. There is issue of emulsifying agents, reagents, and preservatives also, but no concern about it. Artificial flavors and colors is another different issue. My friend is in spice industry. What colors used nowadays are all synthetic as they are cheap. Natural colors are costly. If you go to any hotel, tell them to serve without color. You will notice that the difference in appearance of the Punjabi vegetables. Do they serve? अगर हम मांगते हैं कि रंग नहीं चाहिए, हमें आर्टिफिशियल रंग नहीं चाहिए, तो वैसा डालने से पहले दे सकते हैं क्या? ये और एक अजीब चीज इस प्रकार की होगी। लेकिन जो भी अभी कमर्शियल या प्रोफेशनल इस प्रकार के उत्पादन है, उनकी फैक्ट्रीज को देखना और क्या क्या उसमें इस्तेमाल में आता है, ये एक देख लेना, ये अहम चीज इस प्रकार के रहेगी। यहाँ बुधानी वेफर्स पुणे में काफी फेमस है, और मैंने उनकी फैक्ट्री देखी है। उनका जो कैंप में दुकान है, उसके अंडरग्राउंड फैक्ट्री है, और वो जो मशीन है बनाने का, वेफर्स बनाने का, वो जर्मनी में बनाकर वहां पे
सेट किया है। और रॉ पोटैटोस, आलू जो है वो 100 किलो 200 किलो इस मात्रा में डाले जाते हैं, और उससे वो सब यंत्रों में घूमकर पोटैटो चिप्स पैक होते बाहर निकलते, पूरा मैकेनाइज्ड है। जो उसकी छाल निकालना, उस पोटैटो की इस प्रकार की उसके उसको छेदन करना, फिर उसको भून लेना तेल में, इस प्रकार से कर लेना, सुखा देना, और फिर पैकिंग कर लेना, ये सभी चीजें यंत्रों से होती है, कुछ भी करने लायक नहीं रहेगा। तो मैं अचंभित रहा ये सब देखकर इस प्रकार से। और इसी प्रकार का यंत्र चितले ने भी बनाया, चितले बंधु ने बाकरवड़ी के लिए। उनका एक स्टैंडर्ड है बाकरवड़ी का, तो वो स्टैंडर्ड बनता रहे। पहले तो हाथ से बनाते थे, अभी उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए उन्होंने भी ऐसे ही जर्मनी से यंत्र खरीद लिया है, और उसमें काफी आदान प्रदान हुआ। लोग यहाँ पे आए, ये लोग जर्मनी में गए, हर स्टेज को समझ लिया कि किस प्रकार से करना है, और फिर उस प्रकार से कर दिया। तो ये अजीब है, ये टेक्नोलॉजी जो है वो अजीब है। तो ये बगैर कलर मिल सकता है, तो ये अजीब चीज है। सम डू इट, ओके। पिण्याक हिंगुइती मेदिनी असे शब्द कल्पद्रुमध्ये आलेले आहे। ये तो मुझे नहीं लगता है हिंगू इस प्रकार से, तक्र और हिंगू ये कॉम्बिनेशन होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और शब्द कल्पद्रुमा, वैदिक शब्द सिंधु एक और कोश है, वो शायद इसके बारे में देखे। खाद्यपदार्थाच्या भेसळीला गर्विष्ठ म्हणता येईल का, कह सकते हैं। और इसमें जो मिलावट है, वो मिलावट कम से कम हानिकारक तो नहीं होनी चाहिए। उसमें सेहत के हिसाब से कुछ ऐड हो न हो ये अलग चीज रहेगी, लेकिन कम से कम हानिकारक तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन सस्ता बेचने के लिए लोग कुछ भी दे रहे हैं इस प्रकार। सिंथेटिक फूड कलर शॉप्स आर देयर इन कस्तूरे चौक एरिया, रविवार पे। हाँ, मैंने ऐसा ही सुना था कि जो पत्थर हमें निकालने पड़ते हैं चावल में से, गेहूं में से, उनके अलग शॉप्स हैं। और वो कितने गेहूं में कितने पत्थर मिलाने हैं, इसका एक गणित है इस प्रकार से। और वो मिला के फिर बेचते हैं, और फिर हमें वो अलग करना पड़ता है। वैसे गेहूं में या चावल में पत्थर आने का कोई सवाल नहीं रहता, होना नहीं चाहिए उसमें, लेकिन आते तो है, ये तो सभी का अनुभव है। तो ये भी अजीब है कि गर्विष्ठ आहे म्हणून सूर्यनमस्सु सुवर्ण नहीं, स्वर्ण सूचक कंपल्सरी घ्यावी का? कारण पे के ऊपर काम करो, ये सबसे बेहतर है। कार्य के ऊपर काम करना पड़ेगा, लेकिन कारण के ऊपर काम करो। तो हमें सभी में नैसर्गिक सभी को नैसर्गिक खेती में घुसना चाहिए। जे ब्रह्मा ते पिंडी, जे ब्रह्मांडी ते पिंडी, या न्यायाने आपले शरीर त्यावर होत असेल ना, हे सगळे वचन करण्यासाठी। लेकिन अहितकारक गोष्ठी का जो अहितकारक जो चीज है उसका इस्तेमाल नहीं करना है, ऐसा ही ग्रंथों का कहना है। हित इसका ही साथ में हो जाए, वही सबसे बेहतर है, सुवर्ण। तो शितोळे काका ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि पानी अशुद्ध है, इसके लिए उसको शुद्ध करना है, क्या करना है वगैरह बारे में सोचो।
तो पहले पानी अशुद्ध क्यों होता है ये सोचो और वो टालो, ये उनका कहना था। कारण के ऊपर कार्य करो, कार्य के ऊपर कार्य मत करो, इस प्रकार से। तो अगर ये बातें हमारे समझ में आ रही है तो इनको परिवर्तित कैसे करेंगे, ये एक हमें सोचना है। हाँ, जैसे कि परसों बात हुई थी कि सोसाइटी बनाएंगे और सोसाइटी के जरिए ये औषधियों का निर्माण करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन ये इसमें भी फसल से आरंभ करेंगे। ये अहम चीज इस प्रकार, हमारी खेती होगी, हमारे गायें होंगी, और कम से कम हमें नैसर्गिक खाना मिले। थोडक्यात आपण सगळे विषपुरुष आणि विषकन्या बनत चालले आहोत. ड्यू टू सच chronic poisoning by विष every day through food, water, air. या सगळ्याचा मनावर परिणाम दिसतच आहे. तो किसी को इससे लेना देना नहीं है, ये सबसे अहम चीज इस प्रकार की है। कि केमोथेरेपी बनाने वाली फैक्ट्री के सीईओ और एलोपैथी अस्पताल चलाने वाले सीईओ एक ही है? तो ये अजीब चीज है कि जब उनके कोई निजी रिश्तेदार इसमें हानि प्राप्त करेंगे, उनको कैंसर होगा, तो शायद वह अपने लिए बदल देंगे, खुद के लिए ये नैसर्गिक या ऑर्गेनिक इस प्रकार के खाएंगे, बाकी लोगों के लिए ये बदलाव नहीं लाएंगे इस प्रकार से। तो ये जो वृत्ति है कि पर दुख शीतल असतं, पर दुख शीतल होता है, जब हम पर नौबत आती है तभी उसके बारे में सोचना है, नहीं तो इसके बारे में नहीं सोचना है इस प्रकार से। पूर्वी विषकन्या असत सर्प विष पचवत असे, पण त्यांचं आयुष्य कमी होते, त्याप्रमाणे या केमिकल विष पचते पण आयुष्य कमी होता है। इसीलिए सुभाष पालेकर जी फोटो कहते हैं विषमुक्त अन्न इस प्रकार के देसी बीजों का उपयोग करो। अरे केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड, इनका बिल्कुल इस्तेमाल मत करो। ये जो उनकी मूवमेंट है ये काफी अहम है इस प्रकार से, और जितना इसका प्रचार प्रसार होगा वैसे हमें किसानों को लेकर ही काम करना बेहतर इस प्रकार का है। ये अगर खेती में अगर हम आमूलाग्र परिवर्तन ला सकते हैं तो काफी अच्छा होगा। और वैसे भी नैसर्गिक रंग के बारे में सोचे, ये भी एक अजीब चीज है, और सब दिखने वाली चीज अच्छी होती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये हमें समझ लेना चाहिए। लोग ज्यादातर खरीदारी जो करते हैं वो चीज कैसे दिखती है इसके आधार पर होता है। प्रत्येकाने आपापल्या ग्रुपमध्ये या छोट्या छोट्या गोष्टींचे प्रबोधन करत राहिले पाहिजे। विचार रुजला म्हणजे परिवर्तन क्रांतीची पार्श्वभूमी तैयार होते। इसलिए तो मैं ये नैसर्गिक और पर्यावरण संवर्धक या अभी हिंदी में कर रहा हूँ, पहले स्वदेशी के बारे में मराठी में मैंने काफी बातें की है। यू कैन ट्राई विष हर द्रव्य और सच सर सजेस्ट प्लीज। अभी के हालात में ये करना है, इसीलिए सुवर्ण अच्छा है, जो हम सुवर्ण उत्तम विषानाशन है, रसायन है,
वाचीकरण है, बल्य है, आयुष्यवर्धक है। तो मैं सुझाव देता हूँ कि सुवर्ण सिद्ध दूध, सुवर्ण सिद्ध जल, इसका भली भांति इस्तेमाल होता रहे, लेकिन मूल रूप से इसमें सुधार लाने के लिए कोशिश करनी है, ये सबसे अहम है। तो हम सभी को नैसर्गिक खेती के बारे में सोचना है। जिसके पास जमीन हो वो खुद करे, जिसके पास जमीन नहीं है वो दूसरे में शामिल हो जाए, दूसरों के ग्रुप में शामिल हो जाए। और फिर जैसे ये मूवमेंट ही है स्वर्ण टाकावे, दैट इज ट्रू। तो सोने का भली भांति इस्तेमाल करेंगे वो बेटर ऑप्शन सरकार है अभी के हिसाब से। लेकिन मूल रूप से इसको सुधारने के लिए ये काफी इस प्रकार का रहेगा। तो मैं अभी ये स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक जो बातें कह रहा हूँ उसमें ये सब मैं बता दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप काफी बड़ा है, तो सब तक सब जगह अगर पहुंचता रहेगा तो काफी अच्छा रहेगा। और वैसे उसको फॉरवर्ड करते रहो जो भी अपने पहचान वाले लोग हैं उनको सभी को ये फॉरवर्ड करते रहो, तो कुछ माहौल इस प्रकार से बदलेगा। हाँ हाँ। और हम सभी के लिए बदलाव लाना बहुत जरूरी है। पहले धर्म का ज्यादा महत्व था, धर्म अर्थ काम मोक्ष, कि ये तो पता है कि पैसा कमाना हर के लिए, हर व्यक्ति के लिए आवश्यक इस प्रकार का है, लेकिन वो किस तरीके से कमाए, धर्म के अधीन रहकर कमाएंगे ये तो ज्यादा अच्छा है। हाउ मच गोल्ड इन वाटर मिल्क रेशो, ऐसा कुछ नहीं है। हम सोने का कंगन या सोने की अंगूठी बताते हैं, वड़ जिसको बोलते हैं, वो बेहतर ऑप्शन है। वो अपने हिसाब से ले ले, 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम जितना आप डाल सकते हैं। तो लेकिन वो सोने का साथ उबालना जरूरी है। Ideally, how much gold in water milk ratio, but financially we can't sustain at all, sir. I do farming personally, it takes huge efforts. तो अभी ये परिवर्तन जो आया है वो पिछले 40-50 वर्षों में आया है, हरित क्रांति की वजह से या ऑपरेशन मिल्क फ्लड इसके वजह से आ गया है। तो हमें फिर से पीछे जाना पड़ेगा। और वैसे हजारों बरस हम इस प्रकार की खेती करते रहे हैं। और एक कहावत थी कि उत्तम खेती, खेती जो है वो सबसे उत्तम इस प्रकार का है उपजीविका का साधन। मध्यम जो है व्यापार और कनिष्ठ राजसेवा इस प्रकार का था। अभी ये सब उल्टा पुल्टा हो गया है, उत्तम व्यापार इस प्रकार का हो गया, कनिष्ठ राजा मध्यम राजा सेवा है और कनिष्ठ फार्मिंग इस प्रकार का है। तो ये नौबत क्यों आ गई, ये नौबत आ गई इस प्रकार से संकरित धान, संकरित गाय और पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह वगैरह का इस्तेमाल। त्रिदोषहर द्रव्य, यह विषहर द्रव्य बोल के यूज कर सकते हैं क्या? लेकिन विषहर अभी काफी है ना, त्रिदोषहर द्रव्य इस प्रकार से इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। हरिद्रा मंजिष्ठा सुहा सूक्ष्मैला पालिंदी चंदन कतक शिरसी शिरीष सिंधुवार श्लेष्मा तक विषय बनानी हो, तो इनके बारे में सोचेंगे कि यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हरिद्रा है इसमें एक अहम, जो रोजाना हम इस्तेमाल करते ही है। सूक्ष्मैला शायद उसके बारे में सोचे, और श्लेष्मा तक या सिंधुवार निर्गुंडी जो है उसके बारे में भी थोड़ा सोच सकते हैं। बाकी वैसे आहार द्रव्य में वही आएगी।
तो जो विषग्न है उनका प्रयोग करे और जो त्रिदोष शामक है इनका प्रयोग करे, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में काफी बहस हुई है। अब कृति की आवश्यकता है। तो अगर आप उसको भली भांति समझते हैं तो अपने अपने तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचना है। और सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा, कृति उसके अनुसार करने की जरूरत है। तो ये बेहतर इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, आज रुकते हैं, कल फिर से इसको आगे लेके चलेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं किल जनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात् श्वः पुनरपि मिलिष्यामः। वैसे हरिद्रा के बारे में ट्रेडिशनली जो है वो पानी में उबालते हैं उसको पहले और फिर सुखाते हैं। तो अभी कुछ लोगों का कहना है कि पानी में मत उबाले, उसको काट कर सुखा दे और फिर उसका इस्तेमाल करें। हमने अभी घर पे ऐसा किया है, हाँ, कि उबाला नहीं है, काट के धूप में सुखाया है, उसकी पाउडर बनाएंगे और फिर देखेंगे कैसा होता है। फरक है ना, स्वादात फरक है। केली भी केली केली पतंजलि योग सूत्र आज नहीं कल दोपहर होगा 3:30 बजे, कल और परसों। सो पतंजलि योग सूत्र चलता रहेगा, वो कल और परसों दोपहर 3:30 बजे इस प्रकार से करेंगे। जाने